हेलो एवरीवन, आज हम कॉमर्स का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट इस टर्म से हम समझ पाते हैं कि बिजनेस यानी एक जो व्यवसाय होता है उसके सराउंडिंग्स में जो कुछ भी है वो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर पड़ता है। फॉर एग्जांपल सप्लायर्स, कस्टमर्स, कंपेटिटर्स, वो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। पढ़ना तो पहली बात हमें बिजनेस एनवायरनमेंट का सिंपल मतलब पढ़ना है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो पढ़ना है, उसके डायमेंशंस पढ़ने हैं। उसके डायमेंशंस मतलब होते हैं उसके पार्ट्स पढ़ रहे हैं, फिर उसके पार्ट्स को और एक्सप्लेन करना है। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, माइक्रो और मैक्रो, और मैक्रो में भी और डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। माइक्रो में एक्सटर्नल और इंटरनल होता है, और मैक्रो में भी लीगल, एनवायरनमेंट एंड ऑल दोज एनवायरनमेंट्स हो जाते हैं। और लास्ट में स्वॉट एनालिसिस पढ़ना है। स्वॉट एनालिसिस मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो ये सब हम लास्ट में एकदम पढ़ेंगे। तो देखिए, पहली बात तो हो जाती है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। सिंपल सा मतलब है बिजनेस एनवायरनमेंट का कि बिजनेस के बाहर या अंदर वो फोर्सेस जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बिजनेस के परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इट इज़ नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत सारे ऑथर्स ने अपनी अपनी राय दी है, जैसे कि केथ डेविस, रॉबर्ट एल्बेनिज रॉबिन्स। तो ये सब पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी एक दो पढ़ के रखिएगा, एमसीक्यू एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हम एकदम पढ़ लेते हैं। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट refers to the sum total of all individuals, institutions and other forces that lie outside a business environment but that may influence its functioning and performance। बोलता है कि वो आदमी हो जाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, जैसे बैंक। मेरा एक लिमिटेड कंपनी है तो मैं लोन लेता हूँ, तो लोन लेने के लिए मुझे बैंक के पास जाना पड़ेगा। अब बैंक अगर मुझे हेल्प करता है तो मुझे इजीली लोन मिल जाएगा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो मेरे कंपनी के परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यहाँ पर ये लिखा है कि द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट refers to the sum total of all individuals, institutions and other forces that lie outside a business enterprise। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, बट दैट में इन्फ्लुएंस इट्स फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस। यहाँ पे मे क्यों दिया है? इन्फ्लुएंस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इट्स नॉट कंपल्सरी। किसी बुक में लिखा नहीं है कि होगा ही। इट्स नॉट समथिंग दैट शुड ऑकर, it may occur, it might occur, so it might influence its functioning and performance। हो गया। तो देखिए, इसके मेन फीचर्स क्या हो जाते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब तो हमने समझ लिया कि इट इज अ सम टोटल of all individuals, institutions and other forces that lie outside a business environment, business enterprise or organization, but that may influence its functioning and performance। उसके परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है वो, इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जिसके कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, तो उस फीचर्स को पढ़ लेते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो पहला फीचर हो जाता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अच्छा, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इसका मतलब तो बहुत ईजी है, हमने डेफिनेशन में भी इसका मतलब कवर किया था। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए कि इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस। मतलब इंडिविजुअल्स प्लस, ठीक है, इंडिविजुअल्स प्लस इंस्टीट्यूशंस प्लस अदर फोर्सेस अगर हम करेंगे तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट मिलेगा। तो ये टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल क्यों है भाई, इंटरनल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि विच इज लाइंग आउटसाइड अ बिजनेस एंटरप्राइज। यहाँ पे अगर ध्यान से डेफिनेशन पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा है कि आउटसाइड अ बिजनेस एंटरप्राइज, आउटसाइड अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए यहाँ पर भी लिखा है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस लिखा होता तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर भी जो पड़ता, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अंदर भी जो है, वो भी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रहे, उसके परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस हो गया। अच्छा, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। अच्छा, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस का अच्छे से मतलब हम तब समझ पाएंगे जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस और डायमेंशंस को और अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे डायमेंशंस में पढ़ जाते हैं माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है आपका इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, और मैक्रो एनवायरनमेंट के आपके अंदर आ जाता है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, सब बाद में है। तो यहाँ पे जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस में यही बोला गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में सब टाइप के फोर्सेस होते हैं, वो जनरल हो जाए या स्पेसिफिक हो जाए, ठीक है। अच्छा, जनरल फोर्सेस मतलब होते हैं कि कोई इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, इंडस्ट्री और फर्म के बीच में पहले डिफरेंस समझ लीजिए। इंडस्ट्री मतलब होता है समेशन ऑफ फर्म्स,
ठीक है, एक इंडिविजुअल फर्म एक इंडस्ट्री नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक पेन का इंडस्ट्री है, मेरा एक पेन का फर्म है, तो अगर मेरे पास 100 पेन के फर्म्स हो जाए तो वो टोटलिटी में एक इंडस्ट्री कहलाएगा। तो उस इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत सारे जनरल फोर्सेस होते हैं, वो तो हमने पढ़ लिया, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस दैट इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेस। ठीक है, चाहे वो पेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो जाए, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, चाहे वो एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो जाए, चाहे वो एक वुड मैन्युफैक्चरिंग, वुड का जो काम वाम होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो जाए, कुछ भी काम हो वहां पे ये जनरल फैक्टर्स तो लगेंगे ही। और स्पेसिफिक फोर्सेस कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक कंपनीज या स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस को ही इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को, बड़े बड़े फर्म्स को लोन्स की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो अगर इन्वेस्टर्स या उन्हें बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उन्हें नहीं देंगे पैसा, तो उनके लिए बिजनेस चलाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो दुकान चलाते हैं, जो रिटेल शॉप चलाते हैं, उन्हें तो बिजनेस लोन की ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज दे आर रनिंग ऑन अ स्मॉल स्केल, बट द बिग इंडस्ट्रीज आर रनिंग ऑन अ बिग स्केल। डिफरेंस यहां पर हो जाता है। तो ये स्पेसिफिक हो जाता है, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज पे लागू होता है ये, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज पे लागू नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इंटर रिलेटेडनेस। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, आज को कोरोना का जो माहौल है, इसमें मास्क्स और हैंड सैनिटाइजर्स और सैनिटेशन मशीन्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ कोरोना। कोई भी बीमारी आती है, यहां पे बीमारी मतलब कोरोना की बात हो रहा है, तो कोरोना आया, उसकी वजह से मास्क का डिमांड बढ़ा। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि डिमांड कब होता है, जब किसी इमरजेंसी हो जाता है, किसी का प्राइस कम जाता है। यहां पे इमरजेंसी आया, इसलिए सब मास्क खरीद रहे हैं, यहाँ पे सब सैनिटेशन मशीन्स खरीद रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर्स खरीद रहे हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए कि हेल्थ केयर के लिए जितना अवेयरनेस बढ़ रहा है, ठीक है ना, सब अपने सेहत को लेकर ज्यादा चिंता कर रहे हैं, इसलिए हेल्थ फूड्स खा रहे हैं, हेल्थ रिजॉर्ट्स बने, वहां पे जाके सब अपने तन मन की स्वास्थ्य कर सकते हैं। न्यू हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन टर्न आर चेंजिंग लाइफस्टाइल्स ऑफ पीपल। देखिए ये सब इंटर रिलेटेड है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस एंटरप्राइज बहुत ही इंटर रिलेटेड है। अगर बिजनेस एंटरप्राइज, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लोगों के डिमांड के हिसाब से, लोगों के नीड के हिसाब से अपने आप को नहीं अडाप्ट करता, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसका बिजनेस पूरी तरह से गिर जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल इज नोकिया। नोकिया मोबाइल फोन कंपनी आज ना के बराबर है मार्केट में, जहां पे शाओमी, सैमसंग और एक्चुअली बॉम्ब ब्लास्टिंग द मार्केट। आपको हर जगह नोकिया नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सैमसंग ये मोबाइल जरूर मिल जाएंगे। लेकिन नोकिया तो पहले इतना चलता था, क्यों नहीं चला? क्योंकि उसने टाइम के साथ एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं किया, लोगों के नीड्स को अडेप्ट नहीं किया, लोगों के नीड्स के हिसाब से अपने को अडेप्ट नहीं किया, इसकी वजह से वो गिर गया। अच्छा, कंप्लेक्सिटी की वहां पर बात हो रही है कि कंप्लेक्स क्यों है बिजनेस एनवायरनमेंट, बिकॉज इतने सारे फैक्टर्स है, जनरल फैक्टर्स से स्पेसिफिक फैक्टर्स, इतने सारे जो फैक्टर्स है, इनको स्टडी करना, इनका इम्पैक्ट जानना कि इकोनॉमिकली अगर हमारा देश अगर बढ़ गया तो हमारे देश के बिजनेस एंटरप्राइजेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन हट गया, यहाँ पे लीगल एनवायरनमेंट ज्यादा सख्त हो गया, लीगल एनवायरनमेंट ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, तो हमारे यहाँ पे एंटरप्राइजेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये बहुत ही कम्प्लेक्स स्टडी है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि कम्प्लेक्सिटी। अच्छा, डायनेमिक मतलब होता है वो चीज जो स्टैटिक नहीं रहता, यानी जो चेंज होते रहता हमेशा। डायनेमिक यहाँ पे चेंज होते रहते हैं हमेशा। देखिए, हमेशा से आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा। आज से 10 साल पहले स्मार्टफोन्स मार्केट में ना के बराबर थे, आज देखिए मोबाइल मतलब ही स्मार्टफोन हो जाता है। लैंडफोन्स आज से 10 साल पहले ही सब कुछ थे, लेकिन आज लैंडफोन्स का नामो निशान भी नहीं है। तो ये बहुत ही डायनेमिक है, बहुत ही चेंजिंग है, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट। अच्छा, अनसर्टेनिटी क्यों है? अनसर्टेनिटी कहां पर आती है शब्द? अच्छा, कोई भी फ्यूचर इवेंट जब हम प्रेडिक्ट करते हैं तभी वो अनसर्टेन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने एग्जाम के मार्क्स प्रेडिक्ट करने बैठो, आप उसके आसपास जा सकते हो, यू कैन गो नियर बाई दैट, बट यू कैन नॉट एग्जैक्टली रीच दैट पोजिशन दैट कि हाँ आपको 80 में से 90, 80 में से 90, 80 में से 78 मार्क्स मिलेंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही अनसर्टेन हो जाता है, बिकॉज उसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, जहां तक रिलेटिविटी की बात आती है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर इंडिया को पकड़ के चले और अगर अमेरिका को पकड़ के चले, इंडिया में साड़ीज का जो डिमांड है वो बहुत है। इंडिया की जो हाउसवाइफ्स है, जो लड़कियां, वो साड़ीज बहुत पहनती है, लेकिन अमेरिका, जापान, इन सब जगहों में जीन्स या वेस्टर्न कपड़ों का ज्यादा चल है।
वहाँ पे आपको धोती कपड़े नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको लाइट जीन्स मिलेगा, ये सब मिलेगा, मॉडर्न कपड़े मिल जाएंगे। लेकिन इंडिया में आपको धोती मिलेगा, बहुत सारे टाइप के। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल कपड़ा है यहाँ पे मिल जाएगा आपको। पॉलिटिकल कंडीशंस इन इंडिया डिफर फ्रॉम दैट इन इराक। डेफिनेटली यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो नॉर्थ कोरिया का साथ या साउथ कोरिया के साथ, पाकिस्तान का साथ डेफिनेटली वेरी करेगा। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल क्या हो जाता है, ये आपको मैंने बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट के बहुत सारे डायमेंशंस हो जाते हैं, जैसे कि माइक्रो एंड माइक्रो एनवायरनमेंट। अच्छा, माइक्रो के हो जाते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अच्छा, मैक्रो के हो जाते हैं एनवायरनमेंट, सोशल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, ये वगैरह वगैरह यहाँ पे बोला गया है। अच्छा, डाइवर्सिटी क्यों है? डाइवर्सिटी मतलब हो जाए बहुत कुछ है यहाँ पे आपको, जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इसमें भी ब्रांचेस है बहुत से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा, नॉन कंट्रोलेबल। अच्छा, आप बताइए कि इतने सारे जो फैक्टर्स हैं इनको कंट्रोल करना ईजी तो नहीं होगा, ना ही इसे कंट्रोल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हम थियोरिटिकली तो बहुत कुछ ही प्रूव कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जहाँ पर बात आती है वहाँ पे एक बिजनेस एनवायरनमेंट इन सब फैक्टर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ये बहुत ही रैंडम है। अच्छा, तो दूसरा क्या है? म्यूचुअल डिपेंडेंस। अच्छा, म्यूचुअल डिपेंडेंस क्यों है? क्योंकि देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट के जो भी एनवायरनमेंट्स हैं, जो भी आपके डायमेंशंस हैं, वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से, जिसके चलते एक चेंज होता है तो दूसरा चेंज होता है। इसका थ्रोबैक जाता है दूसरे पॉइंट की ओर, जो कि है अनसर्टेनिटी। ठीक है, इसलिए हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, बहुत ही रैंडमली चेंज हो जाता है, बिकॉज एक चेंज होता है तो दूसरा भी चेंज हो जाता है। अच्छा, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी तो हो गया। अच्छा, नॉन कंट्रोलेबल। नॉन कंट्रोलेबल क्या होता है कि आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो इतने सारे फैक्टर्स। तो हमने फिर से रिवाइज कर लिया जो है मेन फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट: टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस, इंटररिलेटेडनेस, कॉम्प्लेक्सिटी, डायनेमिक, अनसर्टेनिटी, रिलेटिविटी, मल्टी डायमेंशनल, म्यूचुअल डिपेंडेंस, डाइवर्सिटी, नॉन कंट्रोलेबल। फिर से ये चारों पॉइंट मैंने फिर से समझा दिया। अच्छा, देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, ये डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर से देख के रखिए। देखिए एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपका कितना इनपुट लगेगा, कितना इनपुट लगेगा, क्या इनपुट लगेगा एक इंडस्ट्री में। अच्छा, तो इनपुट जाता है, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। अच्छा, देखिए आपके घर में जो टेबल है वो किससे बनाया गया है? वो प्लाईवुड से बनाया गया है या वुड से बनाया गया? वुड कहाँ से आता है? पेड़ से। तो पेड़ को डायरेक्टली काट के वहाँ पे तो आपके टेबल की जगह नहीं रखा है, उसको मैन्युफैक्चर करा है, उसको अच्छी तरह से पॉलिशिंग करा है, उसको रंग करा है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर डाला गया है, फिर कुछ आउटपुट आता है, फिर उससे फीडबैक होता है, मतलब लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ खामियां रह गई है, क्या है, लोगों के नीड के हिसाब से हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं। अच्छा, ड्रॉर नहीं है तो ड्रॉर लगा दिया, एक एक्स्ट्रा कैबिनेट नहीं है, कैबिनेट लगा लिया, थोड़ा बड़ा टेबल कर दिया, अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर पड़ जाती है। बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, ये एग्जाम में आएगा तो नहीं, लेकिन जानना ज़रूरी है। अच्छा, देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस भी बहुत है। इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा रैंडम है, इतना ज़्यादा रैंडम कि कोई भी ज़्यादा तरीके से इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। एक एग्जाम्पल दे के पढ़ाऊँ तो मोबाइल फ़ोन कंपनीज इसमें अच्छा एग्जाम्पल होगा। समझ लीजिए आज से 10 साल पहले तो नोकिया मार्केट को रूल कर रहा था अपने कीपैड फ़ोन से, आज से 10-20 साल पहले। लेकिन जब से सैमसंग ने अपना स्मार्टफोन्स निकाल दिए, ईजी टू यूज़ स्मार्टफोन्स निकाल दिए, तब नोकिया ने बोला नहीं, हमें कीपैड फ़ोन यूज़ करना है, और अगर हम स्मार्टफोन जाएंगे भी तो हम विंडोज़ यूज़ करेंगे या कोई हार्ड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, जो कि लोगों को पसंद नहीं था। लोगों को वो चीज़ पसंद आता है जो कि ईजी टू यूज़ है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन सब एज ग्रुप के लोग यूज़ करेंगे। कुछ किसी को पता होगा ये, किसी को नहीं पता होगा। इसलिए यहाँ पे देखिए जो भी कंपनीज थी, सैमसंग हो गया, Xiaomi हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, ये क्या किया, इन्होंने देखा कि लोग चाहते हैं कि इजी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, लोगों को कैमरा अच्छा चाहिए, लोगों मोबाइल में बहुत सारा काम कर सके, अच्छा कॉलिंग हो सके उसमें से। उन्होंने अपना नया फ़ोन लॉन्च कर दिया। उसके बाद जब नोकिया ने देखा कि हाँ ऐसा तो करना चाहिए, तब उन्होंने नया फ़ोन लॉन्च करा लेटेस्ट मॉडल का, लोगों के नीड्स के हिसाब से। तब तो बहुत देर हो चुकी थी भाई, तब तो मार्केट में बहुत सारे टाइप के मोबाइल फ़ोन्स आ चुके थे। लेकिन उसके बाद नोकिया और ग्रो नहीं हो सका। आप भी अगर देखिएगा, अभी नोकिया के फ़ोन्स या तो ज़्यादा ओवर प्राइस्ड होते हैं या बहुत कम लॉन्च होते हैं, बहुत कम एज़ कम्पेयर टू Xiaomi, ओप्पो, वीवो। तो ये हो गया आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का एक ब्रीफ, थोड़ा सा मैंने बता दिया।
अच्छा देखिए यहाँ पे लाइन बाय लाइन अगर जाए तो बोला है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस फर्म्स टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरमेंट एंड चेंजेस ऑकर इन इट। डेफिनेटली आपको चेंजेस के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आईएससी का क्या किया, कुछ दिन पहले बोल रहा था लॉन्ग आंसर होगा, उन्होंने बोला कि एमसीक्यू होगा, उसके बाद बोला नवंबर में एग्जाम होगा, उसके हिसाब से स्टूडेंट्स ने अडेप्ट करा। तो ये क्या है, ये एनवायरमेंट है और हम इंडिविजुअल्स हैं, हम बिजनेस एंटरप्राइज है। और अगर हम एज अ बिजनेस एंटरप्राइज अपने सिचुएशंस के हिसाब से अडेप्ट ना करें तो हम फेल हो जाएंगे एग्जाम में। तो यहां पर बोला है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस फर्म्स टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट एंड चेंजेस ऑकरिंग इन इट। Business environment, business enterprises which know their environment are ready to adapt to environmental changes would be successful. On the other hand, which fail to adapt to their environment are unlikely to survive in the long run. ठीक है, नॉलेज होना जरूरी है एनवायरमेंटल चेंजेस का, इसलिए बिजनेस एनालिस्ट्स हायर किया जाता है ताकि बिजनेस एनवायरमेंट को जांचा जा सके और बिजनेस को बढ़ाया जा सके। अच्छा देखो क्या बोला है कि बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड कंस्ट्रेंट्स टू बिजनेस। इसका मतलब क्या हो जाता है, कंस्ट्रेंट्स मतलब होता है ना थ्रेट्स। आज बूम पोजीशन में मतलब हो जाता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो अच्छा है ना क्योंकि प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन थ्रेट क्या हो जाता है, बहुत सारी कंपनीज है, अगर मैंने अच्छा माल नहीं दिया, अच्छा सर्विस नहीं दिया, अच्छा गुडिया सर्विस नहीं दिया तो मुझसे लोग नहीं खरीदेंगे, बिकॉज उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है मार्केट में। इसी इट इज देयरफॉर एसेंशियल फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट टू बी अवेयर ऑफ द फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस दैट एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। उनको अवेयर रहना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। अच्छा देखिए ये वाला आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ईजी है, इसमें से मैंने मेन पार्ट को उठा के बता दिया है। एमसीक्यूज होंगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, और अगर आप रिटन एग्जाम भी देंगे तो कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, आराम से लिख दीजिएगा। नॉर्मली अगर ये रिटन एग्जाम्स होते तो यहाँ पे ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ये टोटल 6 मार्क्स का। सम ऑफ द डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब कुछ डायरेक्ट बेनिफिट है अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को डाल दो तो क्या क्या बेनिफिट पा सकते हो आप। पहला तो हो गया फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जो मैंने बोल दिया कि नोकिया, सैमसंग, इसके बारे में। सैमसंग ने देखा कि अच्छा भाई लोगों को ऐसा चाहिए तो हम पहला स्टेप लेते हैं, हम कर लेते हैं। तो क्या हुआ, लोग उसका माल ही पहले खरीदेंगे, उसका सर्विस ही पहले अवेल करेंगे, फिर बाद का करेंगे। उसका अच्छा नहीं लगेगा फिर बाद लोगों का करेंगे, लेकिन उसका अगर अच्छा हो गया तो उससे सब खरीदेंगे, फिर बाकी लोगों का बिजनेस नहीं चलेगा, जो कि नोकिया के केस में हुआ था। यहाँ पे मारुति उद्योग का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा अर्ली वार्निंग सिग्नल। अच्छा अर्ली वार्निंग सिग्नल क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक नया कार मैन्युफैक्चरिंग ऐसा हुआ, वहाँ पे कार मैन्युफैक्चर हो रहा है एडवांस सिस्टम में, जैसे टेस्ला हो गया, वहाँ पे ड्राइवर के बिना भी कार्स चल रही है। अब टेस्ला जैसे कर रहा है, आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद कोई और भी ऐसा करने की कोशिश करेगा, ए पर्सन भी ऐसा करने की कोशिश करेगा, ए पर्सन का देखे देखी बी पर्सन भी करने का चेष्टा करेगा। तो टेस्ला क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन बढ़ा देगा ताकि उसका माल ज्यादा बिक्री हो, क्योंकि लोगों का डिमांड तो बढ़ रहा है कंसेक्यूटिवली मार्केट में। तो ये लग देगा कि अच्छा डिमांड बढ़ रहा है तो हमसे भी खरीदेगा लोग। तो टेस्ला क्या किया, अपना डिमांड बढ़ा दिया तो लोग उससे ही खरीद रहे हैं, क्योंकि उसका तो स्टॉक कभी आउट ही नहीं होगा। इसलिए अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाता है आप लोगों को। अच्छा कस्टमर फोकस, देखिए आप शैम्पू के छोटे छोटे सैशेट्स भी मिलते हैं 1 रुपये या 2 रुपये के, लेकिन पहले तो बड़े बड़े बोतल मिलते थे भाई 100-100 रुपये के। सबके लिए तो पॉसिबल नहीं होता था कि 200-300 रुपये से शैम्पू खरीदा जाए या कंडीशनर खरीदा जाए। इसलिए उन्होंने क्या करा कि अच्छा आप लोग नहीं खरीद सकते, हम छोटे छोटे सैशेट्स निकाल दे रहे हैं, गरीब अमीर सब यूज कर पाएंगे। फिर तो कस्टमर पे फोकस किया इन्होंने, इसलिए इनका बिजनेस चला। अच्छा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी के बिना तो कुछ नहीं होता, पढ़ाई भी नहीं होता, बिजनेस भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा। आईटीसी जैसे कि देखा कि अच्छा ग्रोथ हो सकता है इंडिया का, कैसे, ट्रैवल एंड टूरिज्म से। ताजमहल के सामने गेट लगा दिया, अच्छा ट्रैवल होगा, यहाँ पे बाहर से लोग आओ देखने, ये 7 वंडर्स में है, अच्छा यहाँ से कुछ पैसा आ गया। स्टैचूज बना दिए कुछ, अच्छा यहाँ पे घूमने आओ सब, अच्छा यहाँ से देखोगे टिकट का पैसा आएगा, उस टिकट के पैसे से क्या होगा, उसका और अच्छा मेंटेनेंस कर सकेंगे, लोगों का विकास होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा हमारा। तो जैसे कि आईटीसी ने नए होटल्स भी खोल दिए इंडिया में अब्रॉड, ताकि उनका बिजनेस और ज़्यादा चले। इसलिए स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को परखना भी ज़रूरी है। कोपिंग विथ चेंज, अच्छा कोपिंग विथ चेंज मतलब क्या हो जाता है कि कोई चेंज आया तो उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लो। एकदम रैंडम होता बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसे कि मोबाइल फ़ोन का मैंने एग्जांपल दिया, अचानक आज लोगों को लगा कि हम 5G यूज़ करेंगे। जो मोबाइल 5G लॉन्च कर दिए उनका तो बढ़िया, उनका ही लोग खरीदेंगे,
लेकिन जिन मोबाइल फ़ोन्स कंपनी ने अभी तक 5G लॉन्च नहीं किया है उनका तो लग गया भाई। अब वो क्या करेंगे, चेंज के साथ अपने आप को अडाप्ट कर लेंगे। वो क्या करेंगे, अपने आप को, अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को बोलेंगे सब 5G टेक्नोलॉजी लगाने में व्यस्त हो जाओ, वो भी निकाल देंगे ताकि उनका भी बिजनेस चल जाए। ज़्यादा लेट कर दोगे तो आपका बिजनेस भी डूब जाएगा। पब्लिक इमेज, अच्छा देखिए पब्लिक इमेज क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई बिजनेस चला रहे हो तो आप अगर लोगों के एस्पिरेशंस को नहीं देखोगे, लोगों के इच्छा को नहीं देखोगे तो लोग आपको हेट करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, तो पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपका, तो पेन का जो निब है वो बहुत ही नरम होता था। आप जो पेन बना रहे हो उसका पेन का निब जो है बहुत ही नरम होता था, जिसके चलते वो टूट जाता था। लोगों ने बोला कि भाई बहुत ही बेकार पेन है। आपने बोला कि कहाँ पर बेकार है, बोलिए हम ठीक करते हैं। आपने ठीक करा, लोग बोला कि अच्छा इसमें बहुत कम इंक है, आपने ज़्यादा इंक भर दिया। लोग बोले इसका दाम ज़्यादा है, आपने दाम कम कर दिया। ये कोपिंग विद चेंज, आपका पब्लिक इमेज बनाए रखा आपने, ठीक है ना। ये सब एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग से ही होगा। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये लोगों ने क्या किया, लोगों को जो चाहिए वही इन्होंने दिया, खुद से कुछ नहीं किया। लोगों को जो चाहिए, लोगों के एस्पिरेशंस को देखा, लोग क्या चाहते हैं, लोगों के डिमांड के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर दिया, लोगों के नीड्स के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर दिया। तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन तो हो गया, कोपिंग विद चेंज हो गया, पब्लिक इमेज हो गया, और कंटिन्यूस लर्निंग। अच्छा कंटिन्यूस लर्निंग क्या हो जाता है, जैसे कि मैंने बोला बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा रैंडम है, जिसके चलते ना कब क्या हो जाए पता नहीं आपको, कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए आप हमेशा सीखते रहते हो, हमेशा आप एनवायरनमेंट को स्टडी करते रहते हो। अब जब आप स्टडी करते हो आप कुछ नॉलेज पाते हो, और ये नॉलेज कंटिन्यूस होता रहता है, इसलिए कंटिन्यूस लर्निंग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एनवायरनमेंट एनालिसिस सर्व्स एज अ ब्रॉड बेस्ड एंड ऑनगोइंग एजुकेशन फॉर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स। लोग होते हैं उसके अलग अलग स्टडी करने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट को, वो लोग हमेशा स्टडी करते रहते हैं और बिजनेस के डायरेक्टर बोलते रहते हैं कि अच्छा ऐसा करो, आपका बिजनेस और चलेगा। आप कुछ भी चेंज आएगा तो आप हटाक से अपने आप को चेंज कर सकोगे ताकि आपका बिजनेस लॉस में ना चला जाए। जैसे कि जब जियो ने अपना फ्री नेट निकाल दिया तब वोडाफोन, आइडिया, जो भी कंपनीज थे पूरे डूब गए थे। उसके बाद आस्ते आस्ते उठा, फिर अब एक कंपटीशन दे रहा है। अगर वो अपने आप को चेंज नहीं करते तो डूब जाते। अच्छा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसे कि मैंने बताया था कि डायमेंशंस यहाँ पे आपको बताया था मैंने, माइक्रो मैक्रो। अच्छा माइक्रो और मैक्रो भी, इसके भी पार्ट्स होते हैं। माइक्रो के 2 पार्ट्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अच्छा मैक्रो के कितने पार्ट्स होते हैं, मैक्रो के 5 पार्ट्स होते हैं टोटल में कितने पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं। इसको आपको याद रखना है एकदम। इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ESTPL, ठीक है ना, अच्छे से याद रहेगा। फिर हम पहले शुरू करते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट से। अच्छा माइक्रो एनवायरनमेंट को डायरेक्ट सेक्शन एनवायरनमेंट भी कहा जाता है, ये टास्क एनवायरनमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो ये उन इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करता है जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। इनडायरेक्टली की बात तो नहीं हो रही, इनडायरेक्टली तो आपका मैक्रो एनवायरनमेंट करता है, लेकिन डायरेक्टली को एक एनवायरनमेंट ही कर सकता है, माइक्रो एनवायरनमेंट। और जो एनवायरनमेंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस एंटरप्राइज को, वो है माइक्रो एनवायरनमेंट। एग्जाम में ये आ सकता है, टास्क एनवायरनमेंट और डायरेक्ट सेक्शन एनवायरनमेंट। इसके भी 2 पार्ट्स है, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसको याद रखना है आपको। अच्छा माइक्रो एनवायरनमेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल। अच्छा इंटरनल फैक्टर्स हो जाते हैं जो आपके बिजनेस फर्म के अंदर है मतलब क्या हो जाता है, अंदर आपका स्टाफ हो जाता है, आपका मिशन एंड ऑब्जेक्टिव हो जाता है, आपका कॉर्पोरेट कल्चर हो जाता है, आपके जो वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं कंपनी के, आपका क्या एम है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपके जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनका नेचर कैसा है, उनके डायरेक्टर्स कैसे हैं कंपनीज के, पावर स्ट्रक्चर, कंपनी का ब्रांड और इमेज इक्विटी कैसा है, ह्यूमन अदर रिसोर्सेज कैसा है, इस पर भी बहुत डिपेंड करता है। अच्छा मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स और कॉर्पोरेट कल्चर। अच्छा कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर क्या आ जाता है, वैल्यूज, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ द फाउंडर्स एंड टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जैसे कि आप समझ लेंगे टाटा कंपनी का जो कॉर्पोरेट कल्चर है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, इसलिए जो लोग वहाँ पे घुसते हैं और निकलते नहीं भाई, क्योंकि पता है कि टाटा कंपनी इज़ द बेस्ट, इससे और ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जो हमें काम करने पे जो रिवार्ड्स मिलते हैं, काम करने के प्रति जो रेस्पेक्ट मिलता है, वो किसी कंपनी में नहीं है। अच्छा मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, एक कंपनी का मिशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आप एज अ स्टूडेंट, आपका मिशन क्या हो सकता है,
आपका मिशन हो सकता है एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 लाना, या एग्जाम में 100% मार्क्स लाना, या कुछ रैंक के अंदर आना। ये आपके मिशन और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंबानी, जो कि रिलायंस के मैक्सिमम शेयर होल्डर है, ठीक है, शायद से 79% ऐसा कुछ है, आई डोंट रिमेंबर। उनका क्या मिशन है? उनका मिशन है कि पेट्रोकेमिकल्स में एकदम लार्ज स्केल कंपनीज लॉन्च करना, वहां पे अपना नाम सबसे ऊपर होना। अभी उनका नया ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे कि आपने देख सकते हैं 5 साल पहले जियो लॉन्च हुआ, उनका सबसे ज्यादा पावर है अभी मोबाइल्स इंटरनेट सेक्टर में, इंटरनेट जगत में उनका ही ज्यादा पावर है अभी। जैसे कि जियोफाई आ गया, ये आ गया। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका ऑब्जेक्टिव है लोगों के पास पहुंचना, और वो उसमें वो 100% सक्सेसफुल हो गए हैं। अच्छा, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है? अच्छा, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में आ जाते हैं आपके टॉप फैकल्टी, टॉप पीपल हु कंट्रोल द बिजनेस, दैट इज द अपर पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो 3 पार्ट हो जाता है बिजनेस के, अपर, मिडिल और लोअर, ठीक है। ये मैनेजमेंट में आपको पढ़ाया जाएगा, अपर, मिडिल, लोअर। अपर में आपके पढ़ जाते हैं डायरेक्टर्स, सीईओ, ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट। तो उनका नेचर कैसा है उस पे भी डिपेंड करेगा आपका कंपनी का ग्रोथ, कंपनी का परफॉर्मेंस। अगर वही करप्ट है तो आपका कंपनी तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता भाई। अच्छा, पावर स्ट्रक्चर। पावर स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव का बीच में जो रिलेशनशिप है, या आपका जो शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयज को आप जिस तरीके से ट्रीट करोगे उस हिसाब से आपको भाई रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप शेयर होल्डर्स को ज़्यादा पावर देते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि शेयर होल्डर्स गलत डिसीजन ले रहे हैं। अगर प्रोमोटर्स यानी जो कंपनी बिल्ड किया जिन्होंने, अगर वही अपने पास पावर रिटेन करके रखते हैं तो वो ज़्यादा डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा करप्ट हो सकता है। तो बैलेंस मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो शेयर होल्डर जितना सपोर्ट करेंगे एक कंपनी को उतना ही बढ़िया है, क्योंकि अगर शेयर होल्डर रिस्क लेने के लिए तैयार है तो कंपनी भी तैयार है अपने आप को ब्रॉडन करने का, अपने आप को एक्सपैंड करने का, उतना ही बड़े करने का मौका मिलेगा कंपनी को भी। अच्छा, कंपनी ब्रांड एंड इमेज इक्विटी। आपका कंपनी का अगर इमेज है तो भाई कंपनी से कंपनी को लोन मिलना ज़्यादा इजी होगा, फॉरेन मार्केट में जाना ज़्यादा इजी होगा, है ना। कोई भी बिजनेस डील में आपको मौका मिलना ज़्यादा इजी होगा। ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब क्या होता है कि वो इंसान जो ह्यूमन रिसोर्स का काम करता है। जैसे कि एमबीए में बहुत सारे प्रोग्राम्स होता है, फाइनेंस का डिग्री, एचआर का डिग्री, वहाँ पे यहाँ से आया है ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स वो होते हैं जो बेसिकली एक पार्टिकुलर काम में एक वाइटल रोल निभाते हैं, वो उस काम को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो है वहाँ पे भी एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है जो कि बेसिकली देख रहे हैं कि काम ठीक से हो रहा है या ना। जो रिसोर्स लगाया गया है उस कंपनी में, उस प्रोडक्शन में, वो क्या ऑप्टिमम आउटपुट दे पा रहा है या ना, ये उसका काम होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि सम कंपनीज फेस ग्रेट डिफिकल्टी इन कैरिंग आउट सच प्रोग्राम्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बाय एम्प्लॉयज एंड देयर यूनियंस। ये सिंपल से एग्जाम्पल है। जब इसके बाद हम देखेंगे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स। अच्छा, एक्सटर्नल फैक्टर जैसे आपको बताया, बहुत बार बताया आपको, कस्टमर्स पर जाता है, कंपटीटर्स हो जाते हैं, सप्लायर्स हो जाता है, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, फाइनेंशियर्स, पब्लिक्स। आपको इजीली थोड़ा बता देता हूँ। कस्टमर आपको पता ही है, हम जो खरीदते हैं सर्विसेज या सर्विसेज अवेल करते हैं, जो गुड्स खरीदते हैं हम। कंपटीटर्स हो जाते हैं। अच्छा देखिए, कंपटीटर्स 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट कंपटीटर्स एंड इनडायरेक्ट कंपटीटर्स। अच्छा, इनडायरेक्ट कंपटीटर्स कौन है, डायरेक्ट कंपटीटर्स कौन है, इसको आपको जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक चाय का दुकान है और आपके सामने एक चाय का दुकान है, तो डायरेक्ट कंपटीशन होगा बिकॉज यू आर डीलिंग इन सेम प्रोडक्ट, तो आपके बीच में कंपटीशन हो गया। अच्छा, इनडायरेक्ट कंपटीशन क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल आपका एक सिनेमा हॉल है, ठीक है, आपका एक सिनेमा हॉल है और उसके सामने एक कसिनो है, तो दोनों एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। तो लोग सिनेमा हॉल खुलने के बाद और कैसीनो में नहीं जा रहे, या सिनेमा हॉल खुलने के बाद कैसीनो में नहीं जा रहे, या कैसीनो खुलने के बाद सिनेमा हॉल में नहीं जा रहे, तो ये इनडायरेक्ट कंपटीशन हो गया बिकॉज दोनों ही एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। तो हो गया। सप्लायर मतलब क्या हो जाता है? जो बेसिकली हमें गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट देते हैं, जो हमें अगर टाइम पे देंगे तो हमारा बढ़िया है, नहीं तो हमारे कंपनी फॉल्स खा जा सकता है, कंपनी का तो ब्रांड इमेज जो है वो लोअर हो जा सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या हम देखेंगे? उसके बाद है कंपटीटर्स तो हो गया, सप्लायर्स हो गया, कस्टमर्स हो गया, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज। अच्छा, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज का मतलब क्या होता है? मतलब मिडिलमैन, मतलब बोल सकते हो आप वो पर्सन जो कंपनी
और दूसरे पर्सन या दूसरे कंपनी के बीच में एज अ ब्रिज एक्ट करते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी, वो आपके कंपनी को एडवर्टाइज कर रहे हैं। मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज आपके हो के आप उसको हायर कर रहे हो इस मार्केटिंग रिसर्च एजेंसी को कि आप मेरे रिप्रेजेंटेटिव बनकर कोई काम कर दो या बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर दो भाई। अच्छा, फाइनेंसियर्स मतलब वो हो जाते हैं, डिबेंचर होल्डर्स हो जाते हैं, बैंक्स हो जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं जो हमें पैसा देंगे। अगर बैंक हमें पैसा नहीं देगा तो हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा। इसलिए अगर कंपनी कभी भी पैसा नहीं उठा सकती लार्ज अमाउंट में इफ़ फाइनेंसियर्स आर नॉट रिस्क टेकिंग। अगर रिस्क टेकिंग नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, रिस्क है तो इश्क है। पब्लिक्स वो ग्रुप्स हैं जिनका बेसिकली कंपनी में कुछ पार्ट है। जैसे कि आपका हो गया मीडिया ग्रुप, अच्छा एनजीओ हो गया। फॉर एग्जांपल आप एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहे हो। आप उस पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाने समय जो भी वेस्ट मटेरियल हो रहा है आप उस सी में फेंक दे रहे हो, तो उससे मेरीन लाइफ को हार्म हो रहा है। वहाँ पे सब बोल रहे हैं ऐसा मत करो। आप जैसे कि एक कंपनी रिसेंटली हुआ था, यहाँ पर भी लिखा है कि वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन इंडिया was targeted by the media for actually writing advertisement on rocks near a hill station। अगर ऐसा करोगे तो एनवायरनमेंट को भाई बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट था पब्लिक्स वाला पोर्शन। पब्लिक्स और फाइनेंसियर्स में घबराइएगा मत। पब्लिक्स मतलब वो ग्रुप है जो बेसिकली कंपनी के इन्फ्लुएंस करते हैं इनडायरेक्टली, और फाइनेंसियर्स हैं वो भी इनडायरेक्टली करते हैं लेकिन उनको फंड देते हैं। पब्लिक्स फंड नहीं देते लेकिन फाइनेंसियर्स फंड देते हैं। वहाँ पे शेयर होल्डर्स पड़ जाते हैं, डिवेंचर होल्डर्स पड़ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पड़ जाते हैं, बैंक्स पड़ जाते हैं। अच्छा, मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है। आपको याद रखना है ये। आप ऐसे भी याद रख सकते हो ESTPL, ऐसे भी याद रख सकते हो, आपको याद रखना पड़ेगा ये। अच्छा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब क्या हो जाता है आपको पता ही है अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है। आपका मार्केट स्कोप जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। मार्केट कंडीशन कैसा है? अगर मोनोपोली है आपका तो बढ़िया है भाई, आप तो आराम से खाओ। आपका अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बढ़िया है तो अंदर से तो आप विलेजेस में भी आपका माल पहुंचा सकते हो। ठीक है, आपका अगर आपका देश उन्नति कर रहा है तो आपका भी उन्नति होगा, ऐसा ही है। अच्छा, सोशल एनवायरनमेंट में अंदर क्या पड़ जाता है? अगर लोग एडुकेटेड हैं तो ये भी एक मैटर करता है। फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है? अच्छा, अगर इंडिया में ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादा खान पान की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा घर बार की ज़रूरत पड़ेगी, सब कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे इंडिया में अगर बूढ़े लोग ज़्यादा होते तो उनके लिए डायपर ज़रूरत होती, उनके लिए छड़ी ज़रूरत होगी जो कि बुरे लोगों के लिए आवश्यक होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि आपका कंजम्पशन पैटर्न, ड्रेसिंग, लाइफस्टाइल, जैसे कि अभी लाइफस्टाइल बदल रहा है लोगों का, लोग अभी वेस्टर्न स्टाइल को ज़्यादा एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जीन्स का आपका डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है ऐसा। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में अंदर पड़ जाता है, दो चीज़ होता है जैसे कि कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या होता है कि आप कैपिटल ज़्यादा लगा रहे हो, मतलब मशीन्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो रैदर देन एक्चुअली परचेजिंग और एक्चुअली हायरिंग लेबर। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आप ज़्यादा लेबर के यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करने में, एक गुड के मैन्युफैक्चरिंग करने में या गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करने में रैदर देन मशीन्स। ज़्यादातर अभी मशीन्स पे ही काम होता है। अच्छा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, अच्छा अगर हम देखें टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का, यहाँ पे देखिए कलर टीवीज आने की वजह से आपका ब्लैक एंड वाइट टीवी तो उठे गया। आपका मोबाइल फ़ोन्स जब से आए तब आपका लैंडफोन उड़ गया। अच्छा, जब आप स्क्रीन टच आया तो कीपैड उड़ गया। तो ऐसा ही टेक्नोलॉजी जितना बढ़ेगा उतना ही सब कुछ जोड़ते जाएगा। और अगर जैसे कि अभी एक इतना बड़ा मोबाइल फ़ोन है, इसकी जगह फ्यूचर में कुछ दूसरा आ गया तो ये भी उठ जाएगा। अच्छा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर क्या पड़ जाता है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब होता है रिलेशन ऑफ वन कंट्री विद अनदर। अच्छा, अपना फॉरेन पॉलिसी कैसा है, अपने देश में ग्लोबलाइजेशन अच्छा है या नहीं, अपने देश में लिबरलाइजेशन है या नहीं, अपने देश में प्राइवेटाइजेशन है या नहीं। जैसे बीच में कोका कोला और डिफरेंट कुछ इंडस्ट्रीज़ को उठ जाना पड़ा था क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी हो गया था, पॉलिटिकल कंडीशंस थोड़े ख़राब हो गए थे यहाँ पे, जिसके चलते उन्हें उठना पड़ा था। बाद में वो फिर से आ गए थे क्योंकि पॉलिटिकल कंडीशंस अच्छे हो गए थे। तो पॉलिटिकल कंडीशंस भी बहुत मैटर करते हैं एक बिजनेस के ग्रोथ में। अच्छा, लीगल एनवायरनमेंट क्या हो जाता है? फॉर एग्जांपल कोई पर्सन यहाँ पे पोल्यूशन कर रहा है तो लीगल में तो लिखा है भाई मैरीन लाइफ को खतरा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे बोलेगा कि आप कुछ ऐसा करो कि आपका पोल्यूशन कम हो।
अभी तो क्या हो गया है कि आपका लीगल एनवायरनमेंट अगर स्ट्रिक्ट हो तो बाहर के देश यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा क्या है, नहीं, बाहर के कंपनीज भी यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसको इकोनॉमिक्स में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है। और इसके बाद जो पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का स्वॉट एनालिसिस। अच्छा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अच्छा, ये बहुत ईजी है। अच्छा, स्ट्रेंथ अपने शरीर के अंदर होता है, वीकनेस अपने शरीर के अंदर होता है, तो ये इंटरनल फैक्टर्स हैं, आप लिख लीजिएगा। और अपॉर्चुनिटीज क्या होता है, बाहर होता है, थ्रेट बाहर होता है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल फैक्टर्स हैं और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। रिमेंबर दिस, ये एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि स्ट्रेंथ मतलब होता है आपका कुछ एडवांटेज है, आपके में कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिससे आप दूसरों को हरा सकते हो। जैसे कि स्ट्रेंथ इज एन inherent capability of the company which it can use to gain strategic advantage of its competitors. For example, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ये उसका एक स्ट्रेंथ है। अच्छा, वीकनेस क्या हो जाता है, आपके शरीर में या कोई बिजनेस एंटरप्राइज में कुछ कमियां, आपके बिजनेस एंटरप्राइज में पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, आपके फाइनेंसियर्स जो है रिस्क टेकिंग नहीं है, तो आप पैसा नहीं उठा पा रहे हो, ये आपके लिए वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी क्या है, अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है कुछ कि इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ कोई कंपनी घुसना चाहता है, बैंकिंग सेक्टर में कोई कंपनी घुसना चाहता है। अच्छा, अभी जो मास्क का डिमांड बढ़ गया कोरोना की वजह से, या कोरोना की वजह से आपका सैनिटाइजर्स का डिमांड बढ़ गया, सैनिटाइजिंग मशीन्स का डिमांड बढ़ गया, तो ये भी आपका एक अपॉर्चुनिटी है कुछ नए कंपनीज के लिए जो इस इंडस्ट्री में घुसना चाहेंगे ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने के लिए। अच्छा, थ्रेट क्या हो जाता है, थ्रेट एक अनफेवरेबल कंडीशन है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो कि बिजनेस को हानि पहुंचा सकता है, बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है बहुत ही बुरी तरीके से। सो दिस वाज दिस चैप्टर। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। कुछ असुविधा हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। बाय।